हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बच्चों हम लोगों की क्लास नंबर 25 है और ये 25 क्लास में 25 क्वेश्चंस आपको ग्रामर के दिए जाएंगे और ये मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो अंत तक बने रहें और मेरे साथ अपने अनुभवों को साझा करने का कोशिश करें और सभी क्वेश्चंस को कोरिलेट करें, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक टफ है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो आप उसको नोट डाउन करें। आज नहीं आता बट नोट डाउन करके लर्न करने से आ जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ इंथ्यूनेसिया। तो आपने ध्यान दिया होगा, इंथ्यूनेसिया वर्ड आजकल बहुत ही सुर्खियों में रहता है। ये न्यूज़पेपर का वर्ड है। इसका मीन्स क्या होता है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी ऐसे वर्ड्स घूमते रहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है मर्सी किलिंग, दूसरा है मर्डर, तीसरा एसेसिनेशन, चौथा है मर्सी। तो बताइएगा इसमें क्या होगा। पहला देख पा रहे हैं आप, मर्सी किलिंग। तो आप इसको ध्यान करें, इसका मीन्स होता है इच्छा मृत्यु। ठीक है ना, इच्छा मृत्यु, दैट इज कॉल्ड मर्सी किलिंग। ओके, तो इच्छा मृत्यु की मांग होती रहती है। तो मर्डर, एसेसिनेशन और मर्सी नहीं होगा। मर्डर मीन्स कोई भी हत्या, एसेसिनेशन मीन्स होता है निर्मम हत्या या राजनीतिक कारणों से हत्या, और मर्सी मीन्स होता है दया। तो इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु, दैट इज कॉल्ड मर्सी किलिंग, इट मीन्स इंथ्यूनेसिया। इसमें इंजेक्शन वगैरह के माध्यम से या ऑक्सीजन अगर किसी को हो रही है सप्लाई और उसकी ज़िंदगी है, तो ऑक्सीजन हटा लेना या उस मशीन को हटा लेना, दैट इज़ कॉल्ड इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो हम सभी इसको देखेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पर देखेंगे, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम मीन्स अपोजिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करना है। बैंकक्रप्ट मीन्स क्या होता है, दिवालिया। ठीक है, दिवालिया, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार का कर्जा, बैंक का कर्जा न दे पाए, कर्ज न दे पाए, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट। ठीक है, और देखिए ट्रांसलेट और वेल्दी और वर्ल्डली, तो कंगाल हिंदी में कह सकते हैं ना, यानी कि बहुत गरीबी की वो पराकाष्ठा, जिसको आप कह सकते हो ना कि दाने दाने को मोहताज, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो इसका उल्टा अमीर होगा, यानी धन संपदा यानी धनी। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट, इसका मीन्स होता है दिवालिया, कंगाल। ठीक है, इसका इंटोनिम वेल्दी होगा, धनाढ्य। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द आइडियम डबल डच मीन्स। डबल डच का क्या मतलब है, लैंग्वेज स्पोकन बाय डच, दूसरा अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, तीसरा लॉन्ग डिस्टेंस मार्च और चौथा टू नेटिव्स ऑफ नीदरलैंड्स। तो क्या होगा, डबल डच मीन्स। ध्यान रखिए बच्चों, डबल डच और डच करेज दो शब्द ऐसे हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो डबल डच का मीन्स होता है एक ऐसा लैंग्वेज जो समझ में ना आए। ठीक है, डबल डच हो गया। और डच करेज मीन्स होता है कि जो लोग मतलब जो है मदिरा पान करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर कह सकते हैं शराब पीते हैं, उसके बाद जो एनर्जी लोगों को आती है कि है ना किसी से लड़ लेंगे, इतना एनर्जेटिक महसूस करेंगे बातों में या फिजिकली, तो वो जो है आफ्टर हैविंग कह सकते हैं ड्रिंक, तो कह सकते हैं उस वाले नशे को, यानी शराब के नशे को डच करेज कहा जाता है। DOUCHCOURAG। ठीक है, डच, DUCHTCH डच और करेज COURAGE, डच करेज। ओके, और यहाँ पर डबल डच तो देखिएगा, शाब्दिक मीनिंग तो रहती नहीं है, तो आप वर्ड मीनिंग को हटा दें, शाब्दिक मीनिंग नहीं रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस मार्च ये भी नहीं रहेगा, टू नेटिव्स ऑफ नीदरलैंड ये भी नहीं। अनइंटेलिजेंटिबल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड, जो समझ में ना आए, डबल डच। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ड फ्लैश एंड ब्लड मीन्स।
फ्लैश एंड ब्लड का क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा। फ्लैश माने मांस, ब्लड मतलब क्या हो गया, रक्त। तो वार्निंग नहीं होगा, यानी गर्म, वार्निंग चेतावनी भी नहीं, एट द टॉप ऑफ स्पीड भी नहीं, ह्यूमन नेचर यानी मानव स्वभाव, ये आपका कहलाएगा ह्यूमन नेचर, दैट इज कॉल्ड फ्लैश एंड ब्लड। ये भी एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट, देसाई इज अ वेल्दी मैन। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, देसाई इज अ वेल्दी मैन, तो अ वेल्दी मैन का क्या मतलब है, ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या नन ऑफ द एबव है। ठीक है, क्लॉज वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, आपको अंडरलाइन कर देता है और पूछता है फाइंड आउट द अंडरलाइंड क्लॉज। ओके, तो बताइएगा क्या होगा, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। देसाई एक नाउन है, इज एक वर्ब है। तो नाउन को और वर्ब को कौन आइडेंटिफाई करता है, तो वर्ब को एडवर्ब करता है। लेकिन यहाँ पर देसाई के बारे में बात हो रही है, समझ पा रहे हैं ना। तो देसाई के बारे में है कि वो एक अमीर आदमी है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। देसाई के बारे में हो रही है ना कि देसाई क्या है, तो एक अमीर आदमी है, तो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम, 200 रुपीज आर नॉट अ बिग सम, 200 रुपीज इज नॉट अ बिग सम, 200 रुपीज इज नॉट अ बिग सम। बताइए क्या होगा, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बस आप तनिक भी कंफ्यूज ना हो। आप याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जो है सेंटेंस होते हैं वो जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट वो रियल में होते सिंगुलर हैं, क्योंकि एक डिस्टेंस और एक यूनिट और आप कह सकते हैं एक निश्चित माप बताते हैं, निश्चित दूरी बताते हैं। जैसे आप कहते हैं ना 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो उसी प्रकार से 200 रुपीज़ आप करोगे और लेकिन इसको सिंगुलर मानोगे, 2 से रुपीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब देखिए 200 रुपी आर नॉट गलत हो गया, 200 रुपीज़ आर नॉट ये भी गलत हो गया, 200 हंड्रेड्स रुपीज़ कर दिया ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, 200 रुपीज़ यानी 200 रुपये। 200 रुपये एक निश्चित अमाउंट बना रहे हैं ना, इज़ नॉट अ बिग, अ भी तो लगा दिया है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं सिंगुलर होगा। ओके, तो ध्यान रखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आपको हर बार कंफ्यूज करते हैं, लेक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहन कुड डू वेल इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज, क्या होगा, आगे कंप्लीट करना पड़ेगा। मोहन कुड डू वेल, मोहन अच्छा कर सका अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, बिकॉज, आगे बढ़िए, ही ऑलवेज स्टडीज, क्योंकि ही ऑलवेज अवॉइडेड स्टडीज, कि वह हमेशा स्टडी को अवॉइड करता है, इस वजह से अच्छा कर पाया। दूसरा देखिए, ही वॉज रेगुलर विथ हिज स्टडीज, वह अपने स्टडी को लेकर रेगुलर था। या डिड नॉट पे अटेंशन इन द क्लास, या ही वॉज नोन टू बी, क्या है, नटोरियस इन द स्कूल। नटोरियस मतलब होता है डी फेमस पर्सन, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी बदनाम। ठीक है, तो यहाँ पर नटोरियस नहीं होगा, तो कौन सा होगा भाई, तो यहाँ पर जब सकारात्मक है तो सकारात्मक ही आगे बढ़ेंगे ना, क्यों आखिर निगेटिव जा रहे हैं। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना कंप्लीट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह अवॉइड करता तो अच्छा कैसे कर पाता, पे अटेंशन भी नहीं किया तब भी नहीं अच्छा कर पाया, नटोरियस रहेगा तब भी नहीं। तो यहाँ पर जो है बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपने समझा होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट सेंटेंस, द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो आपको पता है ना, पोल्ट्रीज, कैटल्स, सीनरीज, पुलिसेज, पीपल्स, और आप क्या कह सकते हैं, सीनरीज ये सब नहीं होता, इन्फेंट्रीज नहीं होता, बहुत से ऐसे पोएट्रीज नहीं होता, तो होता क्या है, आपने जान लिया है कि सीनरीज नहीं होता,
सीनरी होता है। तो जब आई एस नहीं लगा तो लग गया है, तो ये गलत हो गया। नन ऑफ द एबव नहीं है। द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट। देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे होंगे ना? नहीं समझ पाइएगा तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा प्रश्न। मैम इस वाले क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिए, ठीक है? तो समझा दिया जाएगा। ये नहीं कि आप शर्मा जाएं, घबरा जाएं, डर जाएं, है ना? ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई के मामले में बोल्डनेस को लेकर के स्टडी करनी होती है। हेजिटेट करेंगे तो नया सीख ही नहीं पाएंगे। क्या हेजिटेशन करना? चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सीता मैरिड राम, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो सीता का राम से विवाह हुआ। तो आपने देखिए, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कैसे आप ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो जब आप देखते हो कि एक्टिव से पैसिव में क्रॉस चलता है, तो सीता आगे हैं तो आगे आएंगी नहीं। बात समझ पाए ना? सीता मैरिड राम, तो राम हर हाल में आगे आएंगे। अब देखिए, आगे बढ़िए। अब आप देख पा रहे हैं कि राम वॉज मैरिड टू सीता, कि राम वॉज मैरिड बाई सीता। बताइए कौन सा सही रहेगा? याद रखिए फ्रेंड्स कि जब मेल आगे हो, इसको हम फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप ऐसे करिएगा, जब मेल आगे हो, ठीक है, और फिर मैरी लगा हो, ठीक ना, मैरी, और फीमेल बाद में हो, तो याद रखना पड़ेगा कि टू लगता है, ठीक। और यदि फीमेल आगे हो और मेल बाद में हो तो विथ लगता है, ठीक है। या तो विथ लगाएं या तो कुछ ना लगाएं। तो यहाँ पर बाई नहीं सही होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। राम वॉज मैरिड टू सीता, राम आगे सीता बाद में, तो टू लगता है, ठीक है। समझ लीजिएगा ध्यान से भाई, ओके। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। बताइए, इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है। आपने ध्यान किया था मेरा एक बात, जब आपको बताया गया था कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो असर्टिव अफर्मेटिव में बनेगा, और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है तो असर्टिव निगेटिव में बनेगा। याद है ना? अब आगे बढ़िए, देखिए। कह रहा आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। सेंटेंस आपका निगेटिव में है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनेगा, ओके। आई तो कह रहा कि कुड आई नेवर, नेवर फिर से नहीं आ सकता। उसके बाद इज दैट आई वुड, ऐसा कुछ नहीं होता। कैन आई एवर फॉरगेट यू, यही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? आप ऐसा फोर्सली पूछ ही रहे हो कि भूल भी जाओ, तो सामने वाला यही कह रहा है कि नहीं नहीं तुम नहीं भूल सकते, है ना। कैन आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं कभी तुम्हें भूल सकता हूँ? तो ये आप यही तो निकलवाना चाह रहे हो, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। आप समझ पा रहे होंगे ना? नेवर का उल्टा एवर होता है, एवर का उल्टा नेवर होता है, ओके। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिएगा। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताइए कौन सा होगा। इनकरेक्ट पूछा है भाई। कॉज वे, सब वे, स्ट्रेट वे, फिर है क्या है, पैसेज वे यानी पासेज वे यानी गुजरने वाले लोग, ठीक है, या जिस रास्ते से गुजरा जाता है। तो कॉज वे करेक्ट है, सब वे करेक्ट है, स्ट्रेट वे भी करेक्ट है, पासेज वे नहीं करेक्ट है, PASSAGE होता है। इसके बाद वे होता है, इसका मीन्स होता है गलियारा, कॉरिडोर, ठीक है, कहते नहीं है गलियारा। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट था, तो PASSAGE होगा, ओके। आई होप समझ पा रहे होंगे ना? तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। इनकरेक्ट पूछा था, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 पर, यहाँ भी इनकरेक्ट पूछा है। कौन सी स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है? टेम्परेरी, टेम्परेचर, वेदर या केयरफुल, ठीक है, बताइएगा। तो टेम्परेरी की करेक्ट स्पेलिंग है, फटाफट बताएं। बिल्कुल सही, टेम्परेरी करेक्ट है। टेम्परेचर भी करेक्ट है। वेदर की WEATHER होता है, यही इनकरेक्ट था, ठीक है। तो अपना जब यही इनकरेक्ट था तो सी अपना आंसर होगा। करेक्ट स्पेलिंग है WEATHER, वेदर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा एक वेदर और होता है WHETHER, तो वो कंजक्शन होता है, उसके साथ ORR लगता है, चाहे मानो या न मानो, ठीक है। वेदर के साथ आर लगता है, WHETHER होता है। केयरफुल की स्पेलिंग करेक्ट है। FULL को लेके ना कंफ्यूज हो, आपको बताया गया है।
कि जब कभी भी FULL सफिक्स लगता है तो FUL हो जाता है, जैसे यूजफुल। याद आया होगा ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, टू बर्न वंस फिंगर्स मीन्स क्या होगा? पहला टू गेट हर्ट फिजिकली, दूसरा टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, तीसरा टू फाइंड वर्क, तीसरा टू सफर नर्वस ब्रेकडाउन। बताइए। टू बर्न वंस फिंगर्स, अपने ही हाथ को जला देना। ठीक है, तो पहला कह रहा है टू गेट हर्ट फिजिकली, तो सबसे पहले आप जो वर्ड मीनिंग को किनारे करें। ठीक है, वर्ड मीनिंग को किनारे कर देना, ये नहीं कि शारीरिक रूप से अपने आप को चोट पहुंचा लेना, बिल्कुल नहीं। सफ़र फाइनेंशियल लॉसेज, यानी कि आर्थिक समस्या से जूझना, आप समझ पा रहे होंगे ना। और दूसरा है किसी की भलाई करते समय स्वयं को नुकसान पहुंचा लेना। तो टू बर्न वंस फिंगर्स मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचाना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है और आपका सी और डी इनकरेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एट वंस विट्स एंड मीन्स टू अंडरस्टैंड थॉरोली, टू बी पजल्ड, टू बी स्टूपिड पर्सन, टू बिहेव इरिटेबल। क्या करेक्ट होगा? एट वंस विट्स एंड मतलब विट मने होता है बुद्धिमत्ता, है ना, कि बुद्धिमत्ता ही खत्म हो जाना या ज्ञान, या मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसे समस्या में पहुंच जाना कि सूझे ही ना कि क्या करें। दैट इज कॉल्ड एट वंस विट्स एंड मतलब मति भ्रम हो जाना, कहते ना ये बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। बहुत सारे वर्ड्स हिंदी में हम सभी जानते हैं, बट इन इंग्लिश इसका करेक्ट आंसर होगा टू बी पजल्ड, मतलब समस्या से घिर जाना कि समझ ही ना आए क्या करें। एक हिंदी में वर्ड होता है किंग कर्तव्य मूढ़, आपने सुना होगा कि ना, कहते हैं ना कि ना उगलते बने ना निगलते बने, यानी कि नो आंसर विल बी, है ना, रिकॉग्नाइज्ड, कोई आंसर ही ना समझ में आना क्या करें। ठीक है, तो आपका हो जाएगा टू बी पजल्ड। टू अंडरस्टैंड थॉरोली नहीं होगा, टू बी स्टूपिड पर्सन भी नहीं होगा, टू बिहेव्स इरिटेबल भी नहीं होगा। ठीक है, टू बी पजल्ड मतलब होता है कि बहुत परेशान हो जाना। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल आर हिज बेस्ट हॉबीज। इस बेस्ट को आप हटाएंगे तो क्या करेंगे? हटाना तो पड़ेगा ही क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट मिला ही नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट हॉबीज, दूसरा वर्स्ट हॉबीज, तीसरा फ्रेंडलीएस्ट हॉबीज और चौथा फेवरेट हॉबीज। बताइए। कुल मिला जुला के फ्रेंड्स इसमें सिनोनिम पूछा है और एक क्वेश्चन को इस प्रकार से आपके सामने बनाया जाता है कि आपको पता रहे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सीजीएल में पूछा है। ठीक है, सीजीएल क्या, बहुत सारे एग्जाम्स में तो सीजीएल अक्सर करके जुबान पे आ जाता है। ठीक है, बट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है, अंडरलाइन वर्ड को आपको हटाना पड़ेगा। तो देखिए, कह रहा है कि क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना उसकी अच्छी हॉबीज है, पसंदीदा है, तो फेवरेट उसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रश्न बनाया जाता है, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो समझिए कि आप जो है मतलब कह सकते हैं कि ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके जवाब उसके कह सकते हैं क्वेश्चन में होते हैं। अब जैसे वापस चलते हैं इसी प्रश्न पर, तो देखिए क्या बेस्ट है तो क्लोजेस्ट वर्ड्स माने बुरा, फ्रेंडलीएस्ट तो होगा नहीं, तो मिला जुला के डी ही तो होगा। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। राजन हैज़ गॉट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज़ गॉट मच मनी। क्या होगा? मच मनी को हटाना है। अल्लाह, देखिए कह रहा है राजन हैज़ गॉट मेनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत से मित्र मिल गए, बन गए, प्राप्त हुए, ले क्योंकि ही हैज़ उसके पास क्या था, तो कहते नहीं है फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम के साथी, चाटुकार फ्रेंड, फ्लैटर फ्रेंड, कुछ भी कह दो आप। ठीक है, चापलूस मित्र, आपके पैसे के पीछे भागने वाले आसपास बहुत होंगे। ठीक है, तो आप उन्हीं से कोरिलेट कर लीजिए भाई। तो यहाँ पर क्या होगा? लॉट ऑफ मनी नहीं, बैगेज ऑफ मनी, एक झोला पैसा, ऐसा भी नहीं, इनफ मनी मने पर्याप्त पैसा। बात समझ रहे हैं ना? बहुत नियरेस्ट ऑप्शन देगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। पर्याप्त पैसा, ना कि वेरी मच मनी, बैग्स ऑफ मनी या लॉट ऑफ मनी। ओके, एनफ मनी। क्वेश्चन नंबर 16 का सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट। कह रहा है कि हमें जरूर स्टार्ट करना चाहिए जब तक कि लेट नहीं हो जाता। नहीं, लेट हो जाएगा, नहीं तो कहते नहीं हो आप, नहीं तो, अन्यथा, अदरवाइज, अन्यथा बहते नहीं, वरना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं ना हिंदी में। तो दो स्वतंत्र क्लास को जोड़ता है कौन? कोरिलेटिव कंजक्शन। इसका मीन्स और अपना करेक्ट आंसर है। नहीं तो लेट हो जाएगा, अदरवाइज लेट हो जाएगा, या तो लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 17 का सी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग्ड टू मी। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि बिलोंग्ड है तो हम बिलोंग करें कि बिलोंग्स करें कि इज बिलोंगिंग करें कि कह दे छोड़ो जाने दो नो इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं भाई, ध्यान रखिए, दिस मतलब क्या? प्रश्न में ही उत्तर होता है, पहचानना सीख जाइएगा। आप भी बस प्रैक्टिस करते रहिए। दिस मतलब क्या? जब आप बात कर रहे हो तो इंडिकेट ही तो कर रहे हो यह चॉकलेट का बॉक्स मेरे से संबंध रखता है। ता है आ गया ना, बिलोंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिलोंगिंग नहीं किया जाता ना, कहते नहीं है कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिलोंग करते हो तो प्रेजेंट ना कि कॉन्टिन्यूअस। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिलोंग्ड नहीं कर सकते भाई, बात कहते समय इंडिकेशन हो रहा है प्रेजेंट का। दिस मतलब क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यू आर इंडिकेटिंग बाय दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए। हरकुलियन टास्क का क्या मतलब है? हरकुलियन टास्क बताइए। तो एक हरकुलियस नाम का योद्धा था ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसका काम, जैसे अपने यहाँ बीरबल नहीं फेमस है, अकबर बीरबल की कथाएं, तेनालीरामा, कृष्णदेव राय के दरबार वाले, ठीक उसी प्रकार से हरकुलियन टास्क। तो हरकुलियन नाम का एक व्यक्ति था, जब भी वो कोई टास्क किसी को देता या कोई भी मतलब वो खुद काम करता तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ों को सुलझा लेता, लेकिन उसके दिए गए चीज़, उसके दिए गए कार्य एकदम कठिन कार्य होते थे। तो दैट इज कॉल्ड हरकुलियन टास्क। अब आप मेरे हिंट को भी समझे होंगे तथा आपने कहानी के माध्यम से दिमाग में भी बिठाया होगा। गुड कॉन्टेक्स्ट ऐसा भी नहीं, डिफिकल्ट थिंग या पजल्ड थिंग। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क, दैट इज कॉल्ड हरकुलियन टास्क। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलें। बोन ऑफ कंटेंशन बताइए। बहुत आसान है, हर बच्चा जानता है। कहते नहीं है तुम कबाब में हड्डी हो, क्या है इसका मतलब? झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल। तो क्या यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट करेक्ट हो जाएगा। सेटल्ड क्वेरल, फूड एंड थॉट और कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? मैटर ऑफ डिस्प्यूट मतलब बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, कॉज ऑफ क्वेरल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब की करेक्ट बताना है। होरोस्कोप का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब होता है जन्म कुंडली, जन्म पत्री बोलते नहीं है। जन्म कुंडली विवाह वगैरह करने के लिए बनाया जाता है। जन्म कुंडली सभी बच्चे जानते होंगे। तो आप इसको, इसकी करेक्ट स्पेलिंग ध्यान करें। इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है होरोस्कोप, HORO। होरो याद कर लीजिए, स्कोप तो आप जानते ही हो। ठीक है, SCOP। होरोस्कोप, जन्म कुंडली, जन्म पत्री। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। आई विल हैव टू, अब क्या करना है? बिलीव ऑन योर ओपिनियन इन दिस मैटर। देखिए मतलब क्या, निर्भर का मीनिंग आ रहा ना कि मुझे तुम्हारे इस सब जो है मैटर में तुम्हारे राय पर निर्भर रहना होगा। क्या हो जाएगा? रिलाई ऑन। रिलाई ऑन मतलब होता है निर्भर रहना। ठीक है, बिलीव नहीं होगा, बिलीव के साथ इन लगता है, स्टैंड भी नहीं होता, फॉलो भी नहीं होता। बिलीव ऑन लगा है ना, तो आप हिंट देख लें। रिलाई मतलब होता है निर्भर होना, रिलाई ऑन, रिलाई अपॉन मतलब डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23। आवर फ्लाइट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम जयपुर टू आगरा। कोई सामान थोड़े उठा लिया। डाइवर्टेड यानी कि मोड़ दिया गया। रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्ट परावर्तित हुआ। गॉन या
भेजा गया, ऐसा नहीं भाई, आप ध्यान कर लीजिएगा। डाइवर्ट होता है, फ्लाइट को, रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। रूट डाइवर्जन आपने सुना होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सुटेबल वर्ड भी आपको याद रखने होंगे कि इस सेंटेंस में क्या बैठ रहा है। क्या फ्लाइट के लिए शिफ्ट और रिफ्लेक्ट या गॉन यूज होगा? नहीं यूज होगा, डाइवर्ट होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 पर। द आर्चर मिस्ड द आर्चर मतलब क्या होता है भाई? तीरंदाज, निशानेबाज। अभिनव बिंद्रा याद है ना, गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निशानेबाज, आर्चर मिस्ड द, तो पॉइंट को मिस कर दिया, इंच से ब्लो कर दिया स्कोर। आप ध्यान कर रहे हो, एम मतलब होता ही है लक्ष्य, कि अपने लक्ष्य को भेदने से। अब लक्ष्य भेदने के लिए एम लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पॉइंट और ब्लो और स्कोर कर दें। एम मतलब होता है लक्ष्य या निशाना। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25। माई फ्रेंड वॉज ट्रेम्बलिंग एक्साइटमेंट, तो ट्रेम्बल मतलब क्या? डर से कांपना, थपथपाना, भय से कांपना, ठंड से कांपना, थरथराना, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो एक्साइटमेंट से क्या? विथ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन, ऑफ और एट नहीं होगा, ट्रेम्बलिंग विथ लगता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चे 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप अपने स्कोर जरूर मेरे साथ साझा करें, अनुभवों को भी साझा करें तथा क्लास आपको कैसी लगी यह भी बताएं। धैर्य से पढ़ते रहें, एक दिन आप भी मास्टर हो जाएंगे और एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा, बट प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।